हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और हम भी अपनी क्लास को कंटिन्यू करे हुए हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं कि मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में बनने वाला है, जो हमारा सिलेबस रहता है यूके एसएससी का वो सब कंप्लीट करा चुके हैं। बाकी विकास सर की तो कुछ क्लासें भी आ गई हैं इकोनॉमिक्स की जो आप लोग देख रहे हो और कमेंट्स भी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखो। जैसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ कि और क्या इम्प्रूव करें हम अपने आप में। बाकी देखो आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है पीवाईक्यू, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर, जो कि कुछ वन लाइनर मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। बाकी देखते हैं हम आज की क्लास, तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम मैं आप मेरी आज पहली क्लास है पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं और मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस वही उठाए हैं जो पेपर में आ चुके हैं, पहले से जो पेपर में पूछे गए वो क्वेश्चंस है। बाकी जो मैंने स्टडी किया कि जो मुझे लगा है कि ये पेपर में बन सकते हैं क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो बस मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं। तो देख लेते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं 50 या 100 क्वेश्चंस करा सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आप लोगों की पढ़ाई ही का जो रुख है ना वो अलग ही हो जाएगा, क्योंकि हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अभी तो हमें हाथ से लिखना पड़ता है, बहुत चीजें ऐसी हैं कि हम उन्हें हाथ से लिखते हैं तो काफी टाइम हो जाता है। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा आप लोगों के लिए तो आपकी पढ़ाई और भी अच्छी हो जाएगी। तो देखो आज हम देखेंगे यूके एसएससी में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि वीर रस को कौन सा वाद्य यंत्र उत्पन्न करता है। पहला क्वेश्चन है कि वीर, जल्दी जल्दी लिखेंगे वीर रस। आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, वरना सुन भी सकते हो। हम किसी चीज को सुनते हैं और देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को तो याद हो जाते हैं। देखो वीर रस को उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र। पहला क्वेश्चन से वीर रस को उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रणसिंगा। ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा रणसिंगा। वीर रस को उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? रणसिंगा है। दूसरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुवेरा, तुवेरा और वाज्यू, तुवेरा, वाज्यू और तिमली, और तिमली किस जनजाति के लोकगीत है? किस जनजाति के लोक गीत है? तो ये कौन सी जनजाति के हैं? भोटिया जनजाति के। भोटिया जनजाति के ये लोकगीत है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम पुस्तक किसकी है? आयाम पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी है? ये जो हमारी कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम पुस्तक है, तो ये किसकी है? ये है अनिल गार्गी की। तो ये किसकी बुक है? ये है अनिल गार्गी की।
अनिल कारगी, ये अनिल कारगी जी की पुस्तक है कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम। विविध आयाम पुस्तक किसकी है? ये है अनिल कारगी की। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हिरोदा चेरेउ, हिरोदा चेरेउ, चेरेउ है ये बच्चों, चेरेउ, हिरोदा चेरेउ और जसरेउ क्या है? दस दो रऊ क्या है? तो ये एक प्रकार के आभूषण होते हैं। क्या होते हैं? ये एक प्रकार के आभूषण, ये एक प्रकार के आभूषण है। हिरोदा चेरेउ और दसरऊ क्या है? तो ये एक प्रकार के आभूषण है। हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा कि गगनानी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? गगनानी शिलालेख में, शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन भी चुका है पेपर में। तो किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का। ठीक है, गगनानी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है संस्कृत भाषा का। छठा क्वेश्चन से देख लेते हैं हम कि हमारा छठा क्वेश्चन क्या है जो कि पेपर में आ भी रखा है। भगनोल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मेरी वन शॉट वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है। तो भगनोल किस क्षेत्र से संबंधित है? भग भगनोल, भगनोल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हो सकता है? तो ये कुमाऊं क्षेत्र से। भगनोल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुमाऊं क्षेत्र से। देखो 6 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए। वीर रस को उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र जो होता है वो रणसिंगा होता है। तो वेरा बाजू तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? भोटिया जनजाति के हैं। कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम पुस्तक किसकी है? तो अनिल गार्गी जी की है। हिरोदा चेरेऊ और दसरू क्या है? तो ये एक प्रकार के आभूषण होते हैं। गगनानी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। बाकी देखो भगनोल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं, बाकी थोड़ा और देख लेते हैं अच्छे से। चीजों को याद करते चलेंगे बहुत प्यार के साथ में, ताकि चीजें अच्छे से हमें याद हो जाए। बाकी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हमें ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा या मिटाना नहीं पड़ेगा बार बार, और आपको पीडीएफ के तौर पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान का उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे हम चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद का तिब्बत अभियान का उद्देश्य।
उद्देश्य क्या था? मैंने हिस्ट्री जो पढ़ा रखी है, हिस्ट्री में ये सब चीजें बाज बहादुर चंद को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एक बार जाकर के आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ा रखी है। बाज बहादुर चंद को भी अच्छे से पढ़ा रखा है कि उसका जो तिब्बत पर अभियान करता है तो उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित कराना। उद्देश्य क्या था? मानसरोवर यात्रा होती है एक हमारे यहाँ पे, मानसरोवर यात्रा को सुनिश्चित कराना, सुनिश्चित कराना। एक बार जाकर के मेरी प्लेलिस्ट हिस्ट्री वाली देख लेना, उसमें मैंने करा रखी है ये सारी चीजें। चंद्रवंश भी करा रखा है उसमें अच्छे से, और मैंने पवार वंश भी करा रखा है। बाकी इसमें मैंने कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश भी करा रखा है, और मैंने कुलीन वंश भी करा रखा है। एक बार जाकर के देख लेना। बाकी आज तो हम सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर देख रहे हैं कि वन लाइनर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं पेपर में। एक बार पेपर भी उठा लेना 2023-24 के जितने भी पेपर हुए हैं उत्तराखंड में, जो कि 2023, 24 और 25, इन तीनों पेपर उठा करके देख लेना। इन तीनों ईयर के पेपर उठा करके देख लेना। उन तीनों ईयरों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से उठाए हैं। बाकी मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं, और बस मैं वही आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बाकी देखो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 8वां क्वेश्चन है कि 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? 2024 का देखो करंट का ही पूछ रखा है ये 2024 में ही पूछा होगा। 2024 का जो पेपर हुआ था ना, उसी में पूछा है। तो मैंने इसलिए ये रखा है क्योंकि स्टैटिक में बन जाता है। अब वो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि 2024 में किस जगह से शैल चित्र प्राप्त हुए, तो ये स्टैटिक बन सकता है। इसलिए मैं इसे ले रख लिया है मैंने अपने पेपर उसमें क्वेश्चंस में, कि एक बार बच्चे देख ले कि ये मतलब क्वेश्चंस आ सकता है। तो 2024 में उत्तराखंड के में किस स्थान से शिलालेख शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, 2024 स्पेशली पूछ रखा है कि 2024 में उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए? बेरीनाग से। बेरीनाग, बेरीनाग जो कि एक पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है बेरीनाग, तो वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी इसकी मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ पूरे डिटेल से, आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता सकती हूँ, लेकिन हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देख लेते हैं। बाकी मैं पढ़ाऊंगी अपनी क्लास में तो और भी अच्छे से बताया करूंगी। 9वां क्वेश्चन से देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन की गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या था? 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि गोरखा, आप लोगों को पता ही है कि गोरखाओं का जो शासन था बहुत अत्याचारी था, कि वो बहुत अत्याचार करते थे। तो उन्हीं के समय एक पद्धति चलती थी, तो वही क्वेश्चन है कि गोरखा के समय कड़ाई द्वीप, कड़ाई द्वीप, गोला द्वीप और तराजू द्वीप, द्वीप क्या था? तो ये एक न्याय की व्यवस्था थी। ठीक है, न्याय पद्धति थी। क्या था ये? न्याय पद्धति थी। न्याय पद्धति, ये उन लोगों की पद्धति थी, कड़ाई द्वीप, गोला द्वीप और तराजू द्वीप। जब हम गोरखा पढ़ेंगे, गोरखाओं को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगी कि कड़ाई द्वीप क्या कैसी पद्धति थी
गोलादीप कैसी पद्धति थी, तराजू दीप कैसी पद्धति थी कि एक दिन पहले किसी इंसान को बहुत सारा भोजन कराया जाता था, अगले दिन उसे तोला जाता था, अगर उसका वजन ज्यादा हुआ तो मतलब वो गुनहगार है, अगर कम हुआ तो गुनहगार नहीं है। अगर किसी भी इंसान को अगर ज्यादा कुछ खिलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका वजन ज्यादा ही होगा। तो उनका सीधा सीधा था कि अगर तुम्हारा ये सब है तो तुम हो गुनहगार हो। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा कि ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कौन सा था। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैंने अभी बताया था ना, ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ढोल दमाऊ, सब लोगों को पता होगा कि ढोल हमारा एक वाद्य यंत्र है जिसे राज्य ने घोषित भी किया था। ढोल को हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र है तो वो ढोल है। कब घोषित किया था, तो 2015 में उसे घोषित किया था। तो यही क्वेश्चंस है जो कि मैं लिखवा रही हूँ, उसे देखना, आराम से देखना कि क्वेश्चंस क्या बन सकता है हमारे पेपर में। ढोल दमाऊ पर ढोल दमाऊ पर चल जलते अंगारों, ढोल दमाऊ पर चलते समय, ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा, जाने वाला बाजा। तो ये कौन सा बाजा होता है, ढोल दमाऊ पर यात्रा। ढोल ढोल सबसे पहले पता होना चाहिए, जो ढोल है हमारा क्या है, राज्य वाद्य यंत्र है, जो कि कब घोषित हुआ था, 2015 में घोषित हुआ था। और ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला जो बाजा होता है वो बाजा होता है हिडवा। हिडवा हिटवा बाजा, हिटवा हिटवा बाजा। ठीक है, हिटवा बाजा होता है। तो देखो हमने देख लिए इतने सारे क्वेश्चंस, थोड़े और कर लेते हैं और याद करते चलता साथ साथ में कि भूलना मत, सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 11वां, आवासी देवता, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है खड़ियार में। खड़ियार में पवासी देवता का मंदिर कहाँ है, खड़ियार में। क्वेश्चन आ सकता है कि पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये खड़ियार में स्थित है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि भिटोली प्रथा किससे संबंधित है। भिटोली प्रथा किससे संबंधित है। भिटोली प्रथा किससे संबंधित है। तो भिडोली प्रथा, देखो बहुत सारी प्रथाएं हैं हमारे उत्तराखंड में। आप सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी प्रथाएं चलती हैं। कुछ प्रथाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और कुछ को हम इग्नोर भी कर देते हैं, चलो आएगी तो हम लगा सकते हैं, इसका टिक अपने सोच के साथ में लगा सकते हैं। बाकी कुछ प्रथाएं हमें याद करनी पड़ जाती है। तो देखो उसमें से एक प्रथा भिडोली प्रथा किससे संबंधित है, ये परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार या भेंट करने से संबंधित है। ठीक है, इसका लिखेंगे हम परिवार की जो महिलाएं होती हैं, परिवार की विवाहित महिलाओं से संबंधित है।
परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार देने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है कि बिटोली क्या है। क्वेश्चन से बन सकता है कि बिटोली है क्या। तो ये क्या है, एक प्रथा है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि बिटोली है क्या। तो ये एक प्रथा है जो कि किससे संबंधित है, परिवार की विवाहित जो महिलाएं होती है जिसकी शादी हो जाती है तो ये उन्हें उपहार देते हैं इस प्रथा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। उत्तराखंड में किस जिले में संचित मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में संचित मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो ये किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये अल्मोड़ा में। क्वेश्चन चेक करके बताना है। इसका जो पेपर में आंसर दे रखा है वो तो अल्मोड़ा ही दे रखा है। बाकी मैग्नेसाइट तो नैनीताल में भी मिलता है और नैनीताल में दो अयस्क मिलते हैं, लोहे के दो अयस्क मिलते हैं जो कि मैग्नेसाइट और हेमेटाइट होता है। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चन ये दे रखा है तो मैंने यही करा दिया। बाकी आप सबको पता है कि उत्तराखंड में संगमरमर पाया जाता है, टीन भी पाया जाता है, जो कुछ नदी घाटियों में चांदी के भी साक्ष्य में मिलते हैं और सोने के साक्ष्य भी मिलते हैं। चांदी तो मेरे ख्याल से एक ही जिले में मिलता है जो कि कहाँ, अल्मोड़ा में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं कि हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। लिखो हिमालय एक्शन सेंटर, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1988 में। कब हुई थी, ये 1988 में हुई थी। हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इसलिए आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स नहीं बता रही हूँ कि अगर मैं इस सब के बारे में डिटेल से बताऊंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा जो है कि पहले हमने बोला था कि सिलेबस कराएंगे, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए वन लाइनर के फॉर्मेट में लेके आएंगे। उसके बाद हमारी जो क्लासें होंगी कंटिन्यू क्लासें आएंगी और बहुत डिटेल्स के साथ आएंगी और अच्छे से आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं कि जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है। जोया जोया मुरली जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है। तो ये तो आप लोगों को मुझे पता है काफी हद तक बच्चों को पता होगा। तो ये क्या है, अलगोजा। अलगोजा, ठीक है। जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, तो ये अलगोजा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे किस नृत्य में सिर्फ नृत्य पुरुष ही भाग लेते हैं। अभी इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा कि पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, हरियाणा में है। भिटोली प्रथा किससे संबंधित है, परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार देने से संबंधित है। उत्तराखंड के किस जिले में संचित मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं, अल्मोड़ा में। हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1988 में। जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, तो अलगोजा।
16वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। भाग तो ये किस नृत्य में रहते हैं? किस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं? तो ये किस नृत्य में भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं तांडी नृत्य में। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लोक नृत्य हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ हद तक काफी राज्यों से ज्यादा आ जाते हैं। जैसे तांडी नृत्य आ जाता है, चौफला नृत्य आ जाता है, खड़िया नृत्य आ जाता है, चाचरी नृत्य आ जाता है। ये सारे नृत्यों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी देखो अभी वन लाइनर के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन आया कि किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं, तो वो किस नृत्य में लेता है? वो तांडी नृत्य में लेता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया था? ठीक है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो ये कब आया था? 2011 में। ध्यान रखनी है चीजों को सिर्फ ध्यान रखा जाता है और बार बार रिवाइज किया जाता है। तो देखो उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 2011 में आया था। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 2011 में आया था। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? उत्तराखंड मानवाधिकार उत्तराखंड मानवाधिकार अधिनियम अस्तित्व में उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? कब आया था? तो ये कब आया था? 13 मई 2013 को। 13 मई 2013 को आया था उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में। ठीक है, उत्तराखंड में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कुमाऊं क्षेत्र में धान की रोपाई के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कौन सा गाया जाता है? हुड़किया बोल। कौन सा लोकगीत गाया जाता है? हुड़किया बोल लोकगीत गाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में धान की जब रुपाई होती है ना, धान की जब बुड़ाई बोलते हैं हम, रुपाई बोलते हैं, उस समय पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है हुड़किया बोल लोकगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक से किस शासक का नाम मिलता है? तो ये मिलता है अशोक चल का। अशोक चल कहाँ का शासक था? तो ये नेपाल का शासक था, जो कि हमने अच्छे से पढ़ा था। अशोक चल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? गोपेश्वर त्रिशूल लेक से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेक किस जिले में है?
तो ये चमोली जिले में है, ये अच्छे से पढ़ा था। जो त्रिशूल हाँ, जो हमारा त्रिशूल है उसकी ऊंचाई भी पढ़ी थी, कितने धातुओं से बना है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। बाकी और पढ़ेंगे हम अच्छे से, जो हमारी क्लासे आएंगी उसमें और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम वन लाइनर देख रहे हैं, तो उसमें देखो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किस शासक का नाम मिलता है, तो किस शासक का नाम मिलता है, तो ये मिलता है अशोक चल का। ठीक है, एक क्राचल भी आता है, क्राचल देव, वो भी आक्रमण करता है। वो भी कहाँ का शासक होता है, नेपाल का शासक होता है, उत्तराखंड में आक्रमण करता है। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने 20 क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए हैं। 21वां क्वेश्चन से देखते हैं हम। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस इस क्लास में 25 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी के 25 क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देख लेंगे। जो परसों की क्लास हमारी आने वाली है, तो वो क्लास बहुत मतलब डिटेल्स के साथ फुल क्लास आएगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास आएगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्लास एक बार देखना, पूरी देखना, और कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं अभी से बोल रही हूँ, और ये बात मैं कल की क्लास में भी बोलूंगी और आज की क्लास में भी बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है जो हमारा छापेती नृत्य। छापेती नृत्य, छापेती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? छापेती नृत्य की परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है जौनसार क्षेत्र से। जौनसार क्षेत्र से, जौनसार क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, रवाई जौनसार क्षेत्र से, जौनसार क्षेत्र ही ठीक है, जौनसार क्षेत्र से। ब्रैकेट में लिख लेना रवाई क्षेत्र। रवाई क्षेत्र। छापेती नृत्य की परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जौनसार क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? ठीक है, उत्तराखंड के किस किस मेले में मछली मारने की परंपरा प्रचलित है? प्रचलित है, तो ये किस मेले में प्रचलित होती है? मोड़ मेले में। पता होगा सब लोगों की कि एक मछली पकड़ी जाती है, कुछ एक मेला होता है मोड़ मेला, जो कि अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। ये मोड़ मेला, इसमें एक टिमरू का पाउडर आता है, वो टिमरू का पाउडर नदी में डालते हैं, जिससे कि मछलियां बेहोश हो जाती हैं, तो उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 23वां। फुल डिटेल्स के साथ क्लास आएगी। बाकी अभी हम वन लाइनर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसमें इतना ही बता रही हूँ कि उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा प्रचलित है? तो वो मोड़ मेले में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़ राजवंश काव्य के रचयिता कौन थे? गढ़ राजवंश काव्य के रचयिता, गढ़ राजवंश काव्य के रचयिता कौन थे? तो ये थे मौलाराम। मौलाराम, मौलाराम के बारे में पिंकी मैम बताएंगी, क्योंकि आर्ट और कल्चर जो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हैं, तो वो पिंकी मैम पढ़ाने वाली हैं। मौलाराम के बारे में बताएंगी कि ये किसके वंशज थे, सबसे पहले कौन आया था, किसके दरबार में आते हैं, तो ये सारी चीजें पिंकी मैम बताएंगी।
ठीक है, देख लेते हैं हम बाकी और थोड़े 1-2 क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, ठीक है। मैं बता रही थी अभी-अभी कि आर्ट और कल्चर जो पढ़ाने वाली हैं वो पिंकी मैम पढ़ाने वाली है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा के पढ़ाएंगी, मौलाराम के बारे में बताएंगी क्योंकि मौलाराम हमारे पेपर के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखेंगे उनकी क्लास में अच्छे से जाकर के देखना आप लोग। बाकी देखो अभी देखते हैं, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो कुमाऊं में अधिवेशन हुए थे, आप सबको पता है कि 6 अधिवेशन हुए थे। उसमें क्वेश्चंस है कि कुमाऊं में प्रथम अधिवेशन की प्रथम प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन माने मतलब बैठक, बैठ के होती है ना, सभा होती है अधिवेशन माने। की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जयदत्त जोशी ने। जयदत्त जोशी। अगर मैं कुमाऊं की हिस्ट्री तो आप लोगों को पढ़ाऊंगी, उसी में मैं ये सारे के सारे अधिवेशन भी पढ़ाऊंगी कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जयादत्त जोशी ने की थी, दूसरे की किसने की थी, तीसरे की किसने की थी। बाकी देखो अभी हम यहाँ इतना ही देख लेते हैं कि कुमाऊं में जो अधिवेशन चल रहे थे, जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी। नेक्स्ट और 25वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन होंगे वो कल वाली क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सील वर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त होती है? एक शासक होता है सील वर्मन, एक शासक है सील वर्मन, उसकी जो यज्ञ वेदिका है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन से ये पूछ रखा है। तो सील वर्मन की यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बड़वाला से, बड़वाला। तो ये रहे हमारे आज के सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस, जो कि मैं बहुत छाट छाट करके आप लोगों को जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो लेकर के आई थी। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे। बाकी आप लोगों से मेरा बस इतना ही कहना है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से क्लासेस लेकर आए, प्रॉपर तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएं। बाकी हमारा आपको पता ही है कि बैच आ गया है, जो कि अभी शुरू की क्लासेस चल रही है। मुझे नहीं पता कि मेरी आज की क्लास कैसी रही, आपको इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा। बाकी मैं खुद पूरा प्रयास करूंगी कि अपनी क्लास इंटरेस्टिंग बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं, चीजों को याद भी कराऊं, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, याद नहीं हो पाती हैं चीजें। बाकी आप लोगों को पता है कि क्या करना है, कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना है, सब्सक्राइब कराना है और कमेंट करके बताना है कि कैसी क्लास लगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कल वाली क्लास में, उसमें हम 25 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन देखे हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।